देखिए अकाउंट में टैक्स और टैक्स में इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब अकाउंट की किसी भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जाएं, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को इनकम टैक्स से रिलेटेड कवर करेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि अलाउंस और परक्विजिट्स, असेसमेंट और प्रीवियस ईयर क्या डिफरेंस है, कंपनी के टैक्स रेट क्या होते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और पुट टू यूज में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कितनी पेमेंट हम कैश में रिसीव कर सकते हैं, कितनी पेमेंट हम कैश में कर सकते हैं, बुक्स और जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने टाइम तक के लिए आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के इंटरव्यू से रिलेटेड। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि अलाउंस और परक्विजिट्स इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए अलाउंस क्या होता है। अलाउंस होता है एक फिक्स अमाउंट एम्प्लॉय को दिया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू, और ये कैश में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जैसे एम्प्लॉयर देता है 2000 रुपीज एम्प्लॉय को। अब वो उसका यूज करता है, अगर उसका 1800 खर्च हो रहे हैं या फिर 2200 खर्च हो रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। एक अलाउंस है जो फिक्स अमाउंट वो पे कर रहा है। परक्विजिट्स ये दो तरीके से हो सकता है, मॉनेटरी भी, नॉन मॉनेटरी भी। मॉनेटरी का मतलब क्या है, पहले जो एम्प्लॉय है वो खर्चा करेगा, उसके बाद एम्प्लॉयर को स्लिप्स देगा और फिर उसकी रिम्बर्समेंट कर दी जाएगी। तो ये अगर रिम्बर्समेंट की जाती है तो उसे कहा जाता है परक्विजिट्स मॉनेटरी केस में। बट नॉन मॉनेटरी क्या होता है कि वो फैसिलिटी अरेंज कर दी जाती है एम्प्लॉयर के थ्रू। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अरेंज कर दी गई है एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉयज के लिए, तो वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असेसमेंट और प्रीवियस ईयर इसमें क्या डिफरेंस होता है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से मार्च। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है असेसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर का, जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं टैक्स पे करेंगे अगले साल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2022 से 2023 की, तो इनकम अगर अर्न की है अप्रैल 22 से मार्च 23 तक, तो वो होगा प्रीवियस ईयर, क्योंकि उस पर टैक्स होगा। टैक्स उस पर कैलकुलेट किया जाएगा अप्रैल 23 से मार्च 24 पे। तो अगले साल इस पर टैक्स जो है आप उसको पे करेंगे, तो उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर, कि आप एसेस करेंगे, वैल्यू करेंगे उसकी। बट किसको वैल्यू करें, इससे पिछले वाले साल में, तो इसलिए कहेंगे प्रीवियस ईयर। तो ये डिफरेंस होता है असेसमेंट और प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कंपनीज है उस पर क्या टैक्स के रेट है। देखिए अगर कंपनी डोमेस्टिक है, अगर इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रही है, या फिर उनके सारे डिविडेंड्स जो हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर जो है वो 400 करोड़ तक है, तो इसमें टैक्स लगेगा 25%। बट अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%। इनकम के केस में इसमें एडिशनल सरचार्ज भी अप्लाई हो सकता है। अगर इनकम जो है वो 1 से 10 करोड़ की रेंज में है, तो 7% जो भी टैक्स बनेगा उस पर 7% एडिशनल चार्ज किया जाएगा। जैसे अगर टैक्स बना 100, उस पर 7% एडिशनल चार्ज होगा 107। अगर मोर देन 10 करोड़ इनकम है तो फिर 12%। फॉरेन कंपनी के केस में इसमें दो टैक्स के रेट हैं। रॉयल्टी फीस रिसीव हुई है, कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की है गवर्नमेंट को, 50%। अदर के केस में 40%। सरचार्ज इसमें भी है, 1 से 10 करोड़ की रेंज में 2%, 10 करोड़ से ज्यादा पर 5%। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने होते हैं इनकम टैक्स में। देखिए अगर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के इन डेप्थ एनालाइज करें तो वो बहुत ज्यादा उसकी वाइड रेंज है। बट हम कॉमनली इसको प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि क्या क्या इसमें सेग्रीगेट हो सकता है। तो अगर हम कॉमन ग्रुप्स में देखें तो सबसे पहले 5% रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में रहा जा रहा है उस पर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करें 5%। अदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग या फिर कोई फर्नीचर है, फिटिंग्स है, उस पर 10%। कोई प्लांट है, मशीनरीज, जैसे फैक्ट्री में कंपनीज में मशीनरीज है, मोटर कार है, 15%। इंटेंजिबल कोई एसेट्स है, कोई लाइसेंस लिया है, कोई कॉपीराइट आपने परचेज किया है, तो 25%। टेम्परेरी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कई कंपनीज में देखा होगा, वहां एक्चुअल में बिल्डिंग नहीं बनाई जाती,
कोई वुडन की, जैसे लकड़ी की कुछ ब्रिक्स बना दी गई है कि अलग अलग से कुछ सेक्शंस बना दिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं कि कैबिन्स बना दिए गए, तो वो क्या है, वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। ऐसे ही कंप्यूटर, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुक या फिर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इन सभी पर रेट है 40%। अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन करें पुट टू यूज के कंटेक्स्ट में। पुट टू यूज का मतलब क्या होता है? पुट टू यूज का मतलब होता है कि एसेट को ऐसी जगह प्लेस कर दिया गया है जहां वो रेडी टू यूज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फैक्ट्री की एक मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी को फैक्ट्री में प्लेस कर दिया गया है, इंस्टॉल कर दिया गया है, अब जब भी चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये पुट टू यूज है कि वहां पुट कर दिया गया है जहां वो रेडी टू यूज है। अगर एसेट परचेज करी है और उसी साल आप पुट टू यूज कर रहे हैं, और वो जो साल का जो दिन है टोटल, अगर वो 180 दिन के अंदर अंदर है, तो फिर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे हमने अभी देखा था 5, 10, ये सब जो रेट्स थे, तो वो पूरा पूरा रेट लगेगा। बट अगर जो टाइम बचा है, जैसे अप्रैल से मार्च है, उसमें जो डेज बचे हैं वो 180 दिन से कम बचे हैं, तो फिर उस केस में जो भी रेट होगा उस पर्टिकुलर एसेट के लिए, उसका 50% अप्लाई होगा। बट अगर एसेट परचेज करी है और उसे उसी साल पुट टू यूज नहीं किया, तो अगले साल या फिर कभी भी जब भी उसको पुट टू यूज में आप रखेंगे, इररिस्पेक्टिव कि 180 दिन बचे हैं या फिर 20 दिन भी बचे हैं, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसमें अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा सकता है कि कैश की लिमिट क्या है पेमेंट के केस में। तो इसमें एक रूल होता है, रूल 6DD। अगर पेमेंट की जा रही है 10,000 या 35,000 से ज्यादा कैश में, तो वो डिसअलाउ हो सकती है। 35,000 की लिमिट है प्लाइंग, हायरिंग, लीज गुड के केस में। अदर के केस में जो मेजर एरिया को कवर करता है वो है 10,000, कि 10,000 से ज्यादा अगर पेमेंट करते हैं कैश में, तो वो डिसअलाउ हो सकती है एक पर्सन को एक दिन में। मतलब टोटल कैश की बात नहीं हो रही, एक पर्सन को एक दिन में अब 10,000 से ज्यादा अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो वो डिसअलाउ हो सकती है। कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे अगर बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, आरबीआई, स्टेट बैंक, अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, LIC, UTI, गवर्नमेंट को, सेंट्रल, स्टेट, या फिर पेमेंट करनी पड़ रही है कैश में क्योंकि बैंक की उस वक्त स्ट्राइक है या फिर बैंक का हॉलिडे है। परचेज कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कोई प्रोड्यूसर को, ग्रोअर को जिसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उगाया है, कल्टीवेटर को, और इसमें पोल्ट्री से रिलेटेड जैसे एनिमल हस्बेंडरी, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, या फिर किसी ऐसे पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं जिसका बिजनेस है विलेज या टाउन में जहां बैंक ऑपरेट नहीं कर रहा, या फिर मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, या फिर डेथ के केस में उसकी फैमिली को। तो कुछ पेमेंट्स होती है जैसे ग्रेजुटी की पेमेंट, तो एम्प्लॉय के केस में ये 50,000 तक कैश में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसीव करने की, कैश में कितनी लिमिट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लोन्स या डिपॉजिट। लोन का मतलब, जैसे अगर लोन लेते हैं तो लोन लेंगे आपको पैसे मिलेंगे। डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, जैसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रेंट पे देना चाह रहे हैं तो पहले आप डिपॉजिट्स लेते हैं, तो वो डिपॉजिट्स होते हैं, कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर कोई लोन ले रहे हैं या फिर कोई डिपॉजिट, उससे आपको कोई अमाउंट मिल रहा है और वो 20,000 या उससे ज्यादा है, तो फिर वो अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या है, और इसमें एग्रीगेट अमाउंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का लोन लिया और आप कह रहे हैं कि इसमें 10-10 हजार करके 10 बार आप ले रहे हैं, तो टोटल देखा जाएगा कि टोटल कितना अमाउंट था लोन का, 1 लाख, और आपने उसको 10 पार्ट्स में लिया, तो टोटल देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आप ट्रांजेक्शन वाइज देखें कि वन टाइम 10,000 उसके बाद 10,000, टोटल देखा जाएगा। और ये रिसीव और पे दोनों के केस में होता है, चाहे आप लोन ले रहे हैं या फिर लोन दे रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं, डिपॉजिट दे रहे हैं, लिमिट इसकी 20,000 से कम है। अगर आप 19,000 का लोन ले रहे हैं कैश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 या फिर 25,000 फॉर एग्जांपल अगर आप लोन ले रहे हैं कैश में, तो फिर वो डिसअलाउ है। डिसअलाउ का मतलब क्या है कि 100% जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे या पे करेंगे कैश में, वो सारा जो है वो आपको पे करना पड़ जाएगा। ये तो बात हो गई लोन और डिपॉजिट को रिसीव करने की। तो अदर के केस में क्या होता है कि लोन और डिपॉजिट के अलावा कुछ और आप कैश में रिसीव करते हैं, तो उसकी क्या लिमिट है? उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए, एक पर्सन को एक दिन में। 2 लाख से ज्यादा आप उससे रिसीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को सेल कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर सामान, तो 2 लाख से ज्यादा
एक पर्सन से एक दिन में आप रिसीव नहीं कर सकते कैश में। बट फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई मशीन खरीदी 3 लाख की और आप उसको कह रहे हैं कि 2 लाख अभी दे दो, 1 लाख कल दे देना, तो उस केस में क्या होता है, वन ट्रांजेक्शन। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन एक है, पेमेंट को आप सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो एक पर्सन से एक दिन में, या फिर कोई एक ट्रांजेक्शन, जैसे ट्रांजेक्शन हुई है आपने मशीन बेची है, अगर ये भी नहीं है तो फिर फॉर एग्जांपल एक इवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट या फिर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और उसमें टोटल अमाउंट जो है, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, आपको मिलेगा 20 लाख रुपए। अब उसमें बहुत सारे आप सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे गुड्स भी दे रहे हैं, तो टोटल आप चार्ज करेंगे 20 लाख रुपए। तो उस 20 लाख में अगर आप 2 लाख तक ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज्यादा अगर आप कैश लेंगे तो फिर वो अलाउ नहीं होगा। बट इसके एक्सेप्शन क्या है, कोई बैंकिंग कंपनी, गवर्नमेंट, कोई एग्रीकल्चर इनकम है, वो इसके एक्सेप्शन है। और इन दोनों केसेस में 100% ऑफ अमाउंट जो है, चाहे वो पेमेंट करी है या फिर रिसीव करा है, वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे कि जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं, उसको कितने सालों तक के लिए मेंटेन करना होता है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज 2022-2023 के असेसमेंट ईयर में काम कर रहे हैं, तो आने वाले 6 सालों तक उसके रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।